बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, 3 दिसंबर को मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना सर्टिफाइड इन साइबर सिक्योरिटी का एग्ज़ाम पास कर लिया। और उसके बाद मुझे जो है इस तरह की एक ईमेल आई, और ये ईमेल देख के ना मुझे बड़ी एक अंदरूनी खुशी सी महसूस हुई। और मेरा ख्याल है कि यार इस तरह की ईमेल्स आती रहनी चाहिए, ज़िंदगी में सुकून रहता है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि जब आप एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो आपके लिए मज़ीद क्या स्टेप्स होते हैं जिसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है। उसके बाद हम इस डिटेल में जाएंगे कि ये सर्टिफिकेट आप पास कैसे करते हैं, एग्ज़ाम टाइप किस तरह का होता है, जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं जिसके बाद आपको एग्ज़ाम में बैठने दिया जाता है, तो थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, तो उसके बाद जी मैंने एग्ज़ाम पास कर लिया, दैट्स गुड, कंग्रेचुलेशंस, फलां फलां फलां। तो अच्छा, अब नेक्स्ट 2 स्टेप्स होते हैं आपके पास। आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट करनी होती है, ये सिंपल सी होती है, इसमें कुछ नहीं होता। इस पे आप जाके कुछ क्वेश्चंस टाइप होंगे कि डू यू हैव अ क्रिमिनल एक्टिविटी, थिंग्स लाइक दैट। तो उसको आप उसके आंसर्स जो है वो चूज़ कर लेंगे और एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। ठीक है, और जो सेकंड चीज़ है वो है जी, आपको यहाँ पे फीस, एनुअल फीस होती है इनकी ना, इस आईसी स्केयर ऑर्गेनाइजेशन की, और उसे ये कहते हैं एनुअल मेंटेनेंस फ़ी। आप जब आईसी स्केयर की कोई भी सर्टिफिकेशन अर्न करते हैं, कोई भी, लाजमी नहीं है ये सीसी की सर्टिफिकेशन की बात नहीं कर रहा, इसके अलावा भी जो आईसी स्केयर की सर्टिफिकेशन है, तो आपको हर साल एक एएमएफ एनुअल मेंटेनेंस फ़ी जो है वो आपको पे करनी पड़ती है अपनी सर्टिफिकेशन को मेंटेन रखने के लिए। अब ये जो सीसी का एग्ज़ाम होता है, इसकी जो एएमएफ या एनुअल मेंटेनेंस फ़ी है वो होती है $50। मींस कि आपको एक साल के बाद हर साल आपको $50 एनुअल मेंटेनेंस फ़ी आईसी स्केयर को पे करनी पड़ेगी। ठीक है, सीसी के एग्ज़ाम के लिए ये एएमएफ $50 है, लेकिन जो इनके अदर एग्ज़ाम्स हैं जैसे CISSP है, या SSCP है, या जो है ये CCSP है, CAP है, तो इनके लिए जो AMF है वो है $125। ठीक है, सो मैं सोच रहा था कि यार ये किस लिए होती है, ये इन्होंने खामखा जो है एक फ़ीस डाल दी है बीच में, और फ्री कह के हमें एग्ज़ाम कह के फिर भी हमसे फ़ीस लिए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ना एक चीज़ है कि सर्टिफाइड मेंबर्स एंड एसोसिएट्स of IC Scare also gain access to a wide array of valuable, rewarding professional development opportunities and member benefits। अच्छा, इन दोनों चीज़ों को मैंने एक्सप्लोर तो नहीं किया, लेकिन मैं इनको एक्सप्लोर करूँगा कि जब हम इनका मेंबर बन जाते हैं तो हमें कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं। प्रोफेशनल डेवलपमेंट का मैंने लिंक ओपन करके देखा था, तो इसमें मुझे जो है थोड़ी सी चीज़ें नज़र आई थी। मैं इसको दोबारा से ओपन करता हूँ, अगर ये हो जाए तो। और आई थिंक देर इज़ अ प्रॉब्लम, मेरे कंप्यूटर के साथ कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई स्टोरेज स्पेस का इशू है। तो मैं ना इसके ऊपर और ये जो मेंबर बेनिफिट्स हमें मिलते हैं जब हम AMF इसको पे करते हैं हर साल, तो हमें कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं इसके ऊपर मैं देख के समझ के सेपरेट वीडियो बना दूंगा। हम चलते हैं एग्ज़ाम स्ट्रक्चर के ऊपर कि एग्ज़ाम एक्चुअली किस टाइप का होता है और कैसे देते हैं। जब आप एग्ज़ाम बुक कर लेंगे और जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे ना, तो मैं एक सेपरेट वाइट बोर्ड ओपन कर लेता हूँ। तो एग्ज़ाम में बेसिकली 100 क्वेश्चंस होते हैं। अब मैं आपके साथ क्वेश्चंस तो शेयर नहीं कर सकता और ना ही शेयर करूँगा, क्योंकि मैं जो बाउंड हूँ आईसी स्केयर के कोड ऑफ एथिक्स से, और इनकी जो NDA इन्होंने साइन करवाया था, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। अच्छा, ये मुझे बात इनकी बड़ी अच्छी लगती है इस ऑर्गेनाइजेशन की कि ये एथिक्स पे बहुत फोकस करते हैं। आई थिंक कि अभी तक मेरी नज़रों से कोई और सर्टिफिकेशन वाली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं गुजरी जो जिसने एथिक्स पे इतना ज़्यादा फोकस किया हो। लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये प्रोफेशनल एथिक्स पे बहुत फोकस करते हैं, और इनके जो क्वेश्चंस आए थे उनमें भी कुछ क्वेश्चंस एथिक्स से रिलेटेड थे कि आपको प्रोफेशनली बिहेव कैसे करना है, आपको जो है सच बोलना है, अपने जो आपका जो फील्ड है आपका साइबर सिक्योरिटी, तो एज अ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल आपको ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन का भी ख्याल रखना है और अपनी रेपुटेशन का भी ख्याल रखना है। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी गुड थिंग। ये एक अच्छी चीज़ है कि आप प्रोफेशनलिज्म सीख रहे हैं, और एक्चुअली इस कंपनी ने उस पर फोकस किया है, प्रोफेशनलिज्म पे। ठीक है, तो अच्छा, हम बात कर रहे थे एग्ज़ाम की। सो एग्ज़ाम जो है उसमें 100 MCQs होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। सो बेसिकली देयर आर
देयर आर 100 MCQs और वाई दिस इज नॉट राइटिंग करेक्टली। अच्छा जी, 100 MCQs होते हैं आपके पास और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, राइट। तो और एग्ज़ाम्स होता है भैया आपका 2 घंटे का, 2 आवर्स इसकी लेंथ होती है। लेकिन ये 2 आवर्स से काफ़ी पहले कंप्लीट हो जाता है क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो इतने ज़्यादा लेंथी नहीं होते। मैंने आई थिंक ऑलमोस्ट 1 घंटे में इसे कंप्लीट कर लिया था। लेकिन क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं, जब आप IC स्क्वायर की वेबसाइट पे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं ना, इनकी जो अपनी ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स हैं उसमें होते हैं सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस। मीन्स आपकी जो ये प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं ये उसमें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस मीन के कुछ इस टाइप का क्वेश्चन होगा। ये मैं वो बता रहा हूँ जो आपने प्रैक्टिस की है, जो आप IC स्क्वायर की वेबसाइट के ऊपर पढ़ रहे होते हैं, वहाँ पर जो प्रैक्टिस क्विज़ होते हैं उनके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिनेरियो बेस्ड थे कि जी बॉब जो है वो फलां ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, ठीक है, उसने अपना डाटा इनक्रिप्ट करना है, 2 कीज़ उसके अपने पास हैं, 2 कीज़ किसी दूसरे के पास हैं, तो ये किस टाइप की इंक्रिप्शन कहलाएगी? सो ये कहलाएगी एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन, राइट। सो मीन्स कि ये सिनेरियो दिया उसने और आपने उसका आंसर फाइंड आउट करना है। लेकिन जो एग्जैक्ट एग्ज़ाम था, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन थे जो मेरे सामने आए, तो उसमें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम थे, ठीक है। एग्ज़ाम में आई थिंक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस जो थे वो अगर 100% एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं तो आई थिंक के 3% शायद सिनेरियो बेस्ड होंगे, कोई 2 या 3 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो सिनेरियो बेस्ड आए होंगे। बाकी सारे क्वेश्चंस कैसे थे? बाकी सारे थे कि सिंगल 1 लाइनर थे, ठीक है। 1 लाइनर में आपसे टर्म पूछी गई होगी, ठीक है। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन टर्म से मुराद के ये पूछा गया होगा कि जब हम किसी की आइडेंटिटी को एज आ, मतलब मैं एक हैकर हूँ अगर, और मैं ये क्लेम करता हूँ कि मैं जो हूँ वो कोई और पर्सन हूँ, लेट्स से कि मैं जो हूँ वो बॉब हूँ, लेट्स से मैं एक थॉमस हूँ, ठीक है। तो ये जो क्राइम है इसका क्या नाम है? इसका एक स्पेशल नाम है, इसे हम कहते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट, राइट। सो इसी तरह कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कोई सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाए उसे क्या कहते हैं, ठीक है। सो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। डैश इज नोन एज व्हाट, एंड देन MCQs, राइट, एंड समथिंग। जो ज़्यादा क्वेश्चन थे वो अगर आप इसकी एग्ज़ाम वो देखें एग्ज़ाम गाइड, तो उसके अंदर भी आपको वेटेज नज़र आएगी कि जो फर्स्ट डोमेन जो है सिक्योरिटी ऑपरेशंस की उसकी जो वेटेज है वो ज़्यादा है। सो इसी तरह से जो मेरे पास एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए थे वो सिक्योरिटी ऑपरेशंस डोमेन से ज़्यादा थे। अब मुझे कैसे अंदाज़ा हुआ सिक्योरिटी ऑपरेशंस में से ज़्यादा थे? क्योंकि सिक्योरिटी ऑपरेशंस डोमेन के अंदर एक टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट वाला। सो रिस्क मैनेजमेंट में से काफ़ी क्वेश्चन आए थे, ठीक है। मीन्स के वो आपसे पूछेंगे कि फ़लाँ चीज़ क्या होती है। हमने पढ़ा था कि रिस्क जो है वो 4 चीज़ें होती हैं। रिस्क, जब हम रिस्क ट्रीटमेंट करते हैं, रिस्क को हमने कम करना है तो हम कौन से 4 मेथड्स यूज़ करते हैं, ये जो मैंने फर्स्ट लेक्चर जो मैंने पढ़ाया था वो आप मेरे चैनल के ऊपर देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने बताया था कि हमारे पास रिस्क मिटिगेशन होता है, ठीक है, फिर रिस्क टॉलरेंस होता है, राइट, फिर रिस्क एक्सेप्टेंस होता है, एंड टॉलरेंस को हम अवॉइडेंस भी कहते हैं, राइट। रिस्क टॉलरेंस या रिस्क अवॉइडेंस, रिस्क एक्सेप्टेंस एंड देन रिस्क ट्रांसफ़र, राइट। सो ये 4 तरीके हैं जिनकी मदद से हम रिस्क का ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक। तो इन में से क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। सो आपने और मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि जो चीज़ें ये IC स्क्वायर की वेबसाइट पे पढ़ाते हैं ना, IC स्क्वायर की वेबसाइट पे जो आप पढ़ेंगे मॉड्यूल, ये जो 5 डोमेन्स आप पढ़ेंगे 1 2 3 4 5, सो आप हरगिज़ ये ना समझें कि जो क्वेश्चंस होंगे वो इन्हीं में से आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। ना आपको इसका कोई डंप मिलेगा, डंप्स भी बिल्कुल नहीं मिलेंगे। और इसमें एक चीज़ और मैटर करती है कि आपके पास ना कुछ नेटवर्क्स का अगर बैकग्राउंड नॉलेज हो या सिक्योरिटी का कोई बैकग्राउंड नॉलेज हो तो आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल हो जाएगा। क्योंकि मैंने बहुत से क्वेश्चन ऑब्जर्व किए जो आउट ऑफ सिलेबस, जिसे मैं कह सकता हूँ, जो आउट ऑफ सिलेबस थे, ठीक है। मीन्स के IC स्क्वायर वाले जो हमें पढ़ा रहे थे मॉड्यूल्स के अंदर, वो उनके अंदर चीज़ें नहीं थी, उनसे रिलेटेड ज़रूर थी बट नॉट एग्जैक्टली,
ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने पढ़ा है वायरस, ठीक है, अगर आपने वायरस पढ़ा है तो हो सकता है आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक ऐसा वायरस जो एक पीसी से दूसरे पीसी में ट्रांसफ़र हो सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, राइट। सो थोड़ा सा आउट ऑफ द सिलेबस फील होगा, लेकिन एक बंदा जो ऑलरेडी फील्ड के अंदर है, ऑलरेडी जिसका फील्ड नेटवर्क्स है या आईटी का जो बंदा है, वो इसको थोड़ा सा पढ़ के इसको क्रैक कर सकता है, इसको एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता है। लेकिन जो नॉन आईटी बंदा है, जो नॉन टेक्निकल पर्सन है, उसके लिए क्या है जी, नॉन टेक पर्सन जो है, ये बड़ा स्लो वेबसाइट काम कर रही है। सो नॉन टेक पर्सन जो है उसको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। इसका एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन है कि कितनी मुझे देर लगी इसको प्रिपेयर करने में, सो मुझे जो इसको प्रिपेयर करने पे टाइम लगा वो था 1 मंथ, ठीक है। ऑलमोस्ट 1 मंथ के अंदर जो है मैंने इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर लिया था। तो एक नॉन टेक पर्सन जो है वो थोड़ा सा इसमें टाइम ज़्यादा ऐड कर ले, मैं ऑलरेडी फील्ड में था, कुछ मेरे पास बैकग्राउंड नॉलेज भी था सिक्योरिटी का, सो मैंने जो है ना 1 मंथ इसको टाइम दिया ना। 1 मंथ रेगुलरिटी नहीं थी, बीच में कुछ डेज मिस भी हुए, तो एग्जैक्ट टाइम निकाला जाए अगर तो 3 वीक्स के अंदर एक जो है ना वो टेक्निकल पर्सन जो है वो 3 वीक्स के अंदर आसानी से इसकी प्रिपरेशन कर सकता है। और नॉन टेक पर्सन जो है वो 1 मंथ टू 1.5 मंथ उसको लग सकते हैं इसकी प्रेपरेशन में, ठीक है ना। सो अगर एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी की बात की जाए, सो नॉट सो हार्ड, मैं कहूँगा कि नॉट सो हार्ड एग्ज़ाम, बट आल्सो नॉट सो इजी, ठीक है। इतना इजी भी नहीं था और इतना हार्ड भी नहीं था, राइट। कुछ क्वेश्चंस आपको लगेंगे कि बहुत इजी हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको लगेंगे कि बहुत हार्ड है, ठीक है। सो इस टाइप का एग्ज़ाम था। एनीवे, गुड लक फॉर द एग्ज़ाम। सो मेरी दुआ है कि अल्लाह करीम आपको कामयाब करे अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और जब आप सेंटर को अप्रोच करते हैं, सेंटर पे जब आप अप्रोच करते हैं, मैं ये भी बताता चलूँ, मैं भूल गया था कि जब आप टेस्ट सेंटर पे जाते हैं, टेस्ट सेंटर, सो आपको वहाँ पर दो अपनी आईडीज़ का प्रूफ देना पड़ता है, ठीक है। 2 गवर्नमेंट इशूड आईडीज़, 2 गवर्नमेंट इशूड आईडीज़, जिनमें से कम एक आईडी ऐसी होनी चाहिए जिसके ऊपर आपका वो हो, आपकी पिक्चर हो जिसके ऊपर, ठीक है। एटलीस्ट 1 आईडी उसके ऊपर आपकी पिक्चर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप CNIC लेके गए हैं तो CNIC के साथ आपके पास कोई और भी गवर्नमेंट इशूड आईडी होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल पासपोर्ट, ठीक है। तो एटलीस्ट 2 गवर्नमेंट इशूड आईडीज़ आपके पास होनी चाहिए और उनमें से एक के ऊपर आपकी पिक्चर का होना लाजमी है, ठीक है। सो जी ये है जी आपका और कोशिश करें कि जो आपका एग्ज़ाम टाइम है उससे आप आधा घंटा पहले, मीन्स 30 मिनट्स पहले पहुँचे वहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो है 1 PM के ऊपर एग्ज़ाम था, सो मैं जो है 12:30 पर वहाँ पर पहुँच गया था एग्ज़ाम सेंटर में, ठीक है। और उसके अलावा IC स्क्वायर जो है उनकी पॉलिसी है कि जी आप कोई पर्सनल चीज़ें साथ में ले जा नहीं सकते। अगर आपके पास हैं, अगर आप कोई पर्सनल चीज़ लेके जाते हैं तो वहाँ पे जो है ना आपको लॉकर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आप लॉकर के अंदर अपनी चीज़ रख सकते हैं और बाद में जाते वक्त आप लॉकर में से ले सकते हैं। लेकिन लॉकर में लिमिटेड स्पेस होती है, सो कोशिश करें कि कम चीज़ें लेके जाएं। सेल फ़ोन वगैरह अगर आप लेके जा रहे हैं, सो लॉकर के अंदर सेल फ़ोन आप रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चीज़ें जो है वो ना लेके जाएं, राइट। सो दिस इज़ अबाउट एग्ज़ाम। अगर यहाँ पे कोई चीज़ एक्स्ट्रा है जो आप पूछना चाह रहे हैं मुझसे, तो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।